हमने पिछले वीडियो में भारत पर हुर आक्रमण और उसका प्रभाव तथा उनके दो ऐसे शासक जो कि हुर के इतिहास में प्रसिद्ध हुए थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज जो हमारा अगला अध्ययन है वो उसी समय के शासक मालवा के राजा यशोधर्मन पर है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यशोधर्मन। यशोधर्मन जो मालवा के शासक हैं, इनका भी जो है शासनकाल हर्षवर्धन और गुप्त शासकों के बीच में ही रहा है और उस रिक्त स्थान में इन्होंने भी भारत में अपना शासन किया था। तो यशोधर्मन के बारे में इतिहास में कोई बहुत सामग्री नहीं मिलती है, लेकिन जो ऐतिहासिक पुस्तकों के आधार पर यशोधर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो गुप्तों की शक्ति को अगर हुणों ने आघात पहुंचाया तो उसी के समान आघात पहुंचाने वाली शक्तियों में मालवा के शासक यशोधर्मन का भी नाम आता है। यशोधर्मन जो हैं वो मालवा के शासक माने गए हैं और ये माना गया है कि जितना हुणों के आक्रमण ने गुप्तों के पतन को मार्ग को प्रशस्त किया था उतना ही क्षति मालवा के यशोधर्मन ने भी किया था। और 530 ईस्वी के आसपास मध्य भारत के राजनीतिक क्षेत्र में या राजनीतिक आकाश के पटल पर ये एक उल्का पिंड की भांति आया था। हमने आपको बताया इससे पहले एक शासक थे खारवेल, उनके बारे में भी यही विवरण आता है कि वो भी भारतीय इतिहास में एक उल्का पिंड की भांति आया और चमक करके निकल गया। हाथी गुम्फा अभिलेख में उनके केवल 13 साल के ही शासन का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से मालवा के यशोधर्मन का भी जो इतिहास है वो भी आकाश में एक उल्का पिंड की भांति ही दिखाई पड़ता है कि वो अचानक एक तेजी से आता है और अपने अल्प समय में अपने को काफी चमक दमक के साथ प्रदर्शित करता है। इसके बाद उसका इतिहास का कोई जानकारी नहीं मिलती। मालवा के अगर इस हम पराक्रमी या शक्तिशाली शासक के उत्पत्ति और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते हैं जो यशोधर्मन के बारे में बता सके। मंदसौर के समीप रिपुष्ट रिष्ठलपुर नामक एक स्थान है, वहीं से एक लेख प्राप्त हुआ है जो यशोधर्मन के पिता का नाम उसमें बताता है और उसके पिता का नाम प्रकाशधर्मन बताता है। इसके जो पिता हैं इसका नाम प्रकाशधर्मन बताया गया है और ये किस अभिलेख में आया है तो वो है रिष्ठलपुर का अभिलेख जो कि मंदसौर के समीप, वहीं पर इनके पिता का नाम आया है, लेकिन कोई बहुत ऐतिहासिक जानकारी उनके बारे में नहीं मिलती है। और उस अभिलेख में इनके पिता को अधिराज कहा गया है और ये बताया गया है कि उसने तोरमाड़ को पराजित किया था। इस अभिलेख की जो तिथि है वो 515 ईस्वी की बताई जाती है। अगर यशोधर्मन की हमको सैनिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो वो हमें मंदसौर के अभिलेख से मिलता है। मंदसौर अभिलेख ही एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो यशोधर्मन के इतिहास के बारे में आज हमें जानकारी देता है। और मंदसौर में यशोधर्मन के 2 अभिलेख पाए गए, जिसमें से पहली जो तिथि है वो 532 ईस्वी की है। मंदसौर में यशोधर्मन के 2 अभिलेख पाए गए हैं और इसमें एक की तिथि 532 ईस्वी है, या उसे मालव संवत में अगर हम समझते हैं तो 589 ईस्वी का 589 मालव संवत का मिलता है। इसमें इस यशोधर्मन की विजय का संक्षिप्त वर्णन
किया गया है। और इसके जो अभिलेख है उसके अनुसार जो भाव निकलता है वो ये बताता है कि पूर्व के अत्यंत शक्तिशाली राजाओं, उत्तर के अनेक राजाओं को हराकर उसने राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। बिंद तथा पर्याप्त के मध्यवर्ती और अरब सागर के बीच फैली हुई भूमि में अभयदत्त को अपने वायस राय के रूप में उसने नियुक्त किया था। इस संक्षिप्त विवरण में ही उसका एक विस्तृत समझिए विवरण मिलता है और जो ये अभिलेख है वो उसके प्रशस्ति के रूप में है। इसके अनुसार ये बताता है कि उसने उन प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त किया था जिन पर गुप्त शासकों ने भी विजय नहीं प्राप्त किया था। जहां हूण लोगों की आज्ञा प्रवेश नहीं कर पाए थे, अर्थात हूण भी जहां पर नहीं विजय प्राप्त कर पाए थे, वहां पर यशोधर्मन ने विजय प्राप्त किया था। पूर्व के क्षेत्र में लौहित, जिसे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, वहां से लेकर पश्चिम में समुद्र तट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक का जो प्रदेश है इसने जीत रखा था। इसी अभिलेख में हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किए जाने का वर्णन किया गया है और वो वर्णन काव्यात्मक ढंग से किया गया है। मंदसौर के अगर अभिलेख को हम देखते हैं तो उसे मंदसौर प्रशस्त कहा जाता है और ये यशोधर्मन का चित्रण उत्तर भारत के चक्रवर्ती शासकों में करता है। ये माना जाता है या ये स्पष्ट होता है कि जो मंदसौर का अभिलेख है वो उसका अतिशयोक्त या अलंकारिक वर्णन करता है, लेकिन हमारे पास अन्य कोई स्रोत नहीं है तो हमें यशोधर्मन का इतिहास मंदसौर के अभिलेख से ही मिलता है। अतिशयोक्त है या अलंकारिक है, लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो इस बात की पुष्टि जरूर होती है कि वो एक शक्तिशाली शासक रहा है और उसके द्वारा मिहिर कुल को पराजित करके उस समय की परिस्थितियों पर नियंत्रण पाया गया था और ये उसकी एक महान उपलब्धि रही है। अनुमान इतिहास का जो विवरण है उससे अनुमान लगाया जाता है कि यशोधर्मन ने गुप्त शासक बालादित्य के पुत्र वज्र को भी पराजित किया था और उसका वध किया था। इसी प्रकार से इसने पुंड्रुवर्धन क्षेत्र में दत्त वंश का भी विनाश किया था। चीनी यात्री हुएनसांग के विवरण में हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं निकलती है, लेकिन निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि यशोधर्मन चूंकि वज्रदत्त के बाद जीवित था तो इसका मतलब था कि वज्रगुप्त की जो मृत्यु है वो यशोधर्मन के शासनकाल में ही हो गई थी और यशोधर्मन का चूंकि उत्कर्ष हुआ था तो निश्चित रूप से गुप्तों का उस समय पतन हुआ था। नालंदा में यशोधर्मन के द्वारा एक विशाल विहार का निर्माण कराया गया था। मंदसौर अभिलेख में उसके द्वारा ऐसे प्रदेशों को जीतने का वर्णन किया गया है कि हमने आपको पहले बताया कि जिन पर गुप्त और हूणों का अधिकार नहीं था। इस प्रदेश से अगर हम तात्पर्य निकालते हैं तो ये माना जाता है कि वाकाटक प्रदेश वो रहा होगा जिस पर यशोधर्मन ने विजय प्राप्त किया था, क्योंकि वाकाटक पर हूण और गुप्त लोगों का कब्जा नहीं हो पाया था। तो जो अनुमान है वो यही है कि यशोधर्मन द्वारा वाकाटक राज्य को जीता गया था और हम आपको पहले ही बताए हैं कि गुप्त और वाकाटक राज्य का लगभग पतन एक साथ ही हुआ था। तो यह अनुमान सही प्रतीत होता है कि यशोधर्मन द्वारा उस प्रांत को भी जीत रखा गया था। वाकाटक शासक हरसेन का जो अजंता का लेख मिलता है उससे पता चलता है कि गुजरात, मालवा, कोसल, आंध्र, कुंतल आदि पर उसका अधिकार था, अर्थात वाकाटक लोगों का अधिकार था। और हरसेन का जो शासन काल है वो 525 ईस्वी का माना गया।
मतलब 525 ईस्वी में वाकाटक साम्राज्य के अधीन काफी क्षेत्र रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यशोधर्मन ने बाद के वाकाटक शासकों को परास्त करके मालवा पर अधिकार कर लिया था। क्योंकि हर्षेण के 525 ईस्वी में मालवा पर हर्षेण या वाकाटक वंश का शासन रहा है। तो यशोधर्मन ने मालवा पर चूंकि अपना शासन स्थापित किया था, तो 525 ईस्वी के बाद उसने वाकाटक सत्ता को किया। सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया हो या इसकी अधीनता स्वीकार कर लिया हो। लेकिन मंदसौर अभिलेख के अलावा यशोधर्मन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होने पर हम एक ऑथेंटिक रूप से या निश्चित रूप से उसके साम्राज्य की सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते। और यशोधर्मन के बाद उसका कोई इतिहास नहीं मिलता है, तो ये हम समझ सकते हैं कि यशोधर्मन की विजय क्षणिक रही है और उस समय के मध्य और पूर्वी भारत की राजनीति पर कोई उसका अस्थायी प्रभाव नहीं रहा है। 543 ईस्वी में एक अभिलेख जो उत्तरी बंगाल से मिलता है और वो एक दानपत्र अभिलेख है, और उसमें यशोधर्मन का उल्लेख नहीं होकर के गुप्त शासकों का ही उल्लेख मिलता है। तो इससे पता चलता है कि मालवा क्षेत्र पर शासन करने वाला जो इस अभिलेख में जो बताया गया है कि मालवा क्षेत्र में शासन करने वाला परिव्राजक महाराज गुप्त नरेशों की अधीनता को स्वीकार करता है। 525 ईस्वी में वो मालवा क्षेत्र हर्षेण के अधीन था और 543 ईस्वी में गुप्त शासकों के सामंत के अधीन था। तो यशोधर्मन का जो उत्कर्ष है वो भी इसी अवधि में हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम एक सीमा निर्धारित करते हैं तो 528 से 543 का ऐसा समय है, इसी अवधि में हम यशोधर्मन के कार्यकाल को या उसके शासनकाल को देखते हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यशोधर्मन द्वारा 535 ईस्वी के आसपास तक मालवा क्षेत्र में शासन किया गया था। अर्थात केवल 10 या 12 साल का ही जो इतिहास रहा है जिसमें यशोधर्मन द्वारा शासन किया गया था। और यशोधर्मन की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई थी या किसी युद्ध में प्रतिभाग करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुआ था, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते। वस्तुतः ये माना जाता है कि जितनी ही तेजी से यशोधर्मन का उत्कर्ष हुआ, उत्थान हुआ, उतनी ही तेजी से उसका पतन हुआ था। मंदसौर के प्रशस्ति में उसे जनेंद्र कहा गया है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उसका पूरा नाम जनेंद्र यशोधर्मन था और संभवतः वो औलिकर वंश से संबंधित था। जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि ये औलिकर वंश से संबंधित रहा है। तो हम देखते हैं तो भारतीय प्राचीन इतिहास में यशोधर्मन का कोई एक विस्तृत इतिहास नहीं प्राप्त होता है और मंदसौर अभिलेख के हिसाब से ही ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसने भारतीय इतिहास में उल्कापिंड की ही चमकदार उल्कापिंड की भूमिका निभाई और जितनी तेजी से वो उदय हुआ उतनी ही तेजी से वो नष्ट हो जाता है। तो यशोधर्मन का यही इतिहास रहा है। अगले क्लास में हम मालवा और मगध क्षेत्र के उत्तर गुप्त वंश का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।